नमस्कार। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग वार्तालाप करेंगे चिकित्सा पद्धतियों के ऊपर। अब बात आती है कि चिकित्सा ही क्यों। बीमारियों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, बड़ा रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, और यदि बीमारियां नहीं होती तो शायद इतना ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि हमें बीमारी हो, लेकिन इसके वजह से जब हमारे सामने प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है तो उससे हम लोग उबरने का, बचने का, निकलने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में नए नए रिसर्च अनुसंधान होते हैं जो हमारे समाज के लिए हितकारी होता है। तो वैसे ही चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार, विकास और इस स्तर पे और जो नए नित नए रिसर्च हो रहे हैं वो बीमारियों के वजह से है। और बीमारियां कई प्रकार से है, कई तरीके से है। इसके वजह से इस कारण विभिन्न प्रकार के चिकित्सा पद्धतियों का निर्माण हुआ, आविष्कार हुआ, खोज किया गया और नित नए प्रयास जारी हैं, ज़रूरत, आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार। हम यहाँ पे उसके इतिहास में नहीं जाना चाहेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि चिकित्सा पद्धतियाँ कौन कौन सी है और उसका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, किस तरीके से हम उसका लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मुख्य रूप से दो तरह की चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, जिसमें से एक को कहते हैं मुख्य चिकित्सा पद्धति और दूसरे को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति। मुख्य चिकित्सा पद्धति का मतलब ये है कि वो पद्धति जो कॉमन है, प्रचलित है, जो उपलब्ध है, सहज है, सरल है, और ये हमेशा परिवर्तित होता रहा है समय के अनुसार, देश के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हमेशा परिवर्तित होता रहा है। जैसे वर्तमान में इस समय पूरे विश्व में लगभग विश्व के अधिकांश देशों में जो सबसे प्रचलित चिकित्सा पद्धति है वह है एलोपैथी। हम अंग्रेजी दवा के रूप में कह सकते हैं। इसके कुछ सिद्धांत हैं ट्रीटमेंट के, और जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं वो इन सिद्धांतों से भली भांति वाकिफ़ हैं। ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत पे काम करता है, जितनी हमारी जानकारी है। यानी इसमें कुछ सिम्टम मिले, हमने उसको समझा, ट्रायल किया, उसका निवारण किया, और एरर यानी उसमें गलतियां भी होती है। फिर हम प्रयास करते हैं, गलतियां होती है, प्रयास करते हैं, सीखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गलतियां ही होती है, उससे सीखते हैं। तो यह है मुख्य चिकित्सा पद्धति। वर्तमान में अपने देश में भी और अधिकांश विश्व के अधिकांश देशों में यह मुख्य चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रचलित है। कारण कि इससे ट्रीटमेंट लेना आसान है, सरल है, सहज है, उपलब्ध है इस समय हर जगह। मुख्य चिकित्सा पद्धति जिस क्षेत्र में, जिस समय, जब, जहाँ सर्वसुलभ हो, आसान हो, इसका अभी एक कह सकते हैं कि हमारे समाज में परिवर्तन आया है कि हम आसानी से हर चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, और यह ह्यूमन बिहेवियर है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो आसानी से जो चीज़ें उपलब्ध होती है हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं, उसे अपनाते हैं। आज के समय में एलोपैथी चिकित्सा पद्धति, वर्तमान जो चिकित्सा पद्धति है वह सर्वसुलभ है, आसान है, इसलिए हम इसके प्रति बाकी के जो चिकित्सा पद्धतियां हैं वह सुलभ तो हो सकती है। हो सकता है कि कोई सुलभ हो लेकिन कोई आसान भी हो, ऐसी आवश्यकता नहीं है। आवश्यक नहीं है कि वह आसान भी हो सकता है कि वह आसान हो लेकिन वह महंगा हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये भी हो सकता है कि वो सब कुछ है, सस्ता है, आसान है, लेकिन हमें जानकारी न हो। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो जो दूसरी हमारी चिकित्सा पद्धति है उसका नाम है वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति। यानी मुख्य चिकित्सा पद्धति और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति अलग अलग समय में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग कालखंड में यह बदलती रहती है। ऐसा नहीं कि वर्तमान में जो चिकित्सा पद्धति है वह अतीत में भी था या आगे भविष्य में भी इसी स्वरूप में रहेगा। परिवर्तन संसार का
अस्थाई नियम है और हर चीज़ परिवर्तनशील है, तो चिकित्सा पद्धति भी परिवर्तनशील है। हम ग्रंथों के अनुसार, परंपरा और मान्यता के अनुसार आज से लगभग 200 साल पहले तक भारत में जो मुख्य चिकित्सा पद्धति थी वो आयुर्वेद था, परंतु वर्तमान में यह मुख्य नहीं है, लेकिन कुछ आसपास में है। धीरे धीरे फिर से हम आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यह भी मुख्य चिकित्सा पद्धति हो सकता है या उसके पैरेलल हो सकता है। जर्मनी में वहाँ पे होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का प्रारंभ किया गया, रिसर्च किया गया, और वहाँ पे यह मुख्य चिकित्सा पद्धति की तरह उपयोग में लाया जाता है। यानी वहाँ पे अपनाने वाले, मानने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। अपने यहाँ भी, भारत में भी अगर हम बात करें तो एलोपैथी आयुर्वेद के बाद सबसे ज़्यादा प्रचलित चिकित्सा पद्धति है, तो वो है होम्योपैथी, जो कि सरल है, आसान है, सहज है, बहुत सारे मामलों में सस्ता भी है। तो हम देखते हैं कि अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ कौन कौन सी है। मुख्य चिकित्सा पद्धति में मुख्य रूप से एक ही है जिसको हम कहते हैं इस समय एलोपैथी, और दूसरा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति, जो कि मुख्य चिकित्सा पद्धति के कमियों को, खामियों को पूरा करता है। कोई भी चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं रहा है, नहीं हो सकता है 100%। जैसे यदि हम विचार करें एलोपैथी का ही, तो सरल है, आसान है, उपलब्ध है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी बड़े हैं, और हो सकता है बहुत लोगों के लिए यह उपलब्ध न भी हो। दूर दरार के क्षेत्रों के लिए यह सहज न हो, इसके अपने खामियां हैं। इसमें जो भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं, यह हमारे शरीर में अन्य साइड इफ़ेक्ट भी, अधिकांश डॉक्टर, अब सभी लोगों की मान्यता है कि इससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। वैसे तो हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन इस पद्धति के कुछ ज़्यादा ही हैं, क्योंकि इसका डेवलपमेंट, रिसर्च जिन परिस्थितियों में हुआ है वो हमारी परिस्थितियाँ नहीं रही है। एलोपैथी का ट्रीटमेंट काफ़ी ठंडे प्रदेशों में इसका रिसर्च और डेवलपमेंट किया गया है, तो वहाँ के वातावरण के अनुसार, वहाँ की अनुकूलता के अनुसार हो सकता है कि यह बेस्ट हो और सर्वमान्य हो, क्योंकि वहाँ पे यही चल सकता है। लेकिन हम अपनी परिस्थितियों में बात करें तो यहाँ के लिए अपने देश का मौसम अपेक्षाकृत सामान्यतः हमेशा उष्णता का रहता है, गर्मी का। इस समय गर्मी चरम पे है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति स्वयं में हीट उत्पन्न करता है, गर्मी पैदा करती है, तो अक्सर लोगों के बीपी बढ़ जाते हैं, या इसमें जिस तरह के ड्रग्स का उपयोग किया जाता है वह शरीर के अन्य हिस्सों में वह असर डालता है, तो हम एक इलाज करने के दौरान दूसरी समस्याओं को अपने शरीर में पाने लगते हैं। हालांकि मैं इस मामले में कोई बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो सामाजिक अनुभव है, जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस आधार पे यह सर्वमान्य है कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो यहीं पे, इसी स्थान पे, इन्हीं परिस्थितियों में हमें वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का महत्व और उपयोगिता समझ में आती है। बहुत साल पहले, अभी हम देखें, अगर भविष्य अतीत में जाएं, आज से 30 साल 20 साल पहले जाएं, 30 साल पहले जाएं, हमें ज़रा सा खरोच होता था, चोट हल्की सी लगती थी, हम मेडिसिन लेने नहीं जाते थे। अपने आसपास में, घर परिवार में जो भी चीज़ें उपलब्ध है हम उसका उपयोग कर लेते थे, और वही है वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति। और हमारी परिस्थितियों के लिए, हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, और हम घरेलू जो ट्रीटमेंट ले लेते हैं और उससे ठीक भी हो जाते थे, और उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट नहीं होते थे, हमारे पास उपलब्ध हैं, हमारी जानकारी में है, हमारे लगभग घर में है, सस्ता है, सरल है, आसान है। इसका उपयोग यदि हम करते जाएं, बढ़ाएं, तो हमारे लिए यह बहुत लाभप्रद है। और
यह सर्वमान्य है, हमारी जानकारी में। अभी समस्या जो उत्पन्न हुई है, बिल्कुल स्वदेशी भी है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना देखा है और जो बात कह रहे हैं, और उस पर भी ये खरा उतरता है। तो मैं यह आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के ऊपर विशेष कार्य करें। हर व्यक्ति किसी न किसी मामले में विशेषज्ञ है, जानकार है, और जानकारी हमें अनुभव जो प्राप्त होती है वो अपने जीवन से मिलती है, अपने आसपास से मिलता है। अब हम बात करते हैं कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ कौन कौन सी है और हम उसका उपयोग अपने जीवन में किस तरीके से कर सकते हैं। तो मुख्य चिकित्सा पद्धति के बाद जो दूसरे नंबर पे है वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में पहले नंबर पे, और वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद का ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग करें। और आयुर्वेद मुख्य रूप से दवा लेना नहीं है, इस बात को बहुत गंभीरता से समझा जाए। आयुर्वेद आयु का वेद है, ज्ञान है। वेद यानी ज्ञान, आयु यानी जीवन का ज्ञान है। और वह जब डेवलपमेंट हुआ होगा इसका, तो वह ट्रीटमेंट के फॉर्म में नहीं हुआ। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, मैं अपनी जानकारी के अनुसार, कि यह हमें हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक माध्यम था, अपने जीवनी शक्ति को बढ़ाने का एक तरीका था। और आयुर्वेद कहीं भी दवा लेके ठीक होने का नहीं था। आयुर्वेद था, आयुर्वेद का जो लक्ष्य और उद्देश्य है कि हम निरोग जीवन जिएं। और अपने ग्रंथों में 100 साल शतायु होने की कल्पना की गई है। यानी हमारे 4 आश्रम का जो विचार किया गया है, 25-25 सालों का एक एक आश्रम, जिसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम, बाल आश्रम कह सकते हैं। शिक्षा अध्ययन करें 25 साल तक, उसके बाद हम सामाजिक जीवन जीते हैं, गृहस्थ आश्रम 25 सालों का, उसके बाद 25 सालों तक, अगले 25 सालों तक हम वानप्रस्थ आश्रम जीते हैं। यानी कि कल्पना की गई कि हम समाज के लिए काम कर, सबसे पहले हम ज्ञानार्जन करें, अपने शरीर का डेवलपमेंट करें, विकास करें, स्वयं के लिए हुनर को सीखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ये 25 वर्षों तक का ये बनाया गया। अगले 25 वर्षों तक हम अपने परिवार के, हम अपने संतति उत्पन्न करें, परिवार को बढ़ाएं, उसकी देखभाल करें, जीवन में जो चीज़ हम पाना चाहते हैं उसे पाएं, हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, हम धन का प्रचार, हम उसे धन की उपयोगिता को समझें, धनार्जन करें, धनोपार्जन करें। उसके आगे 25 सालों तक सामाजिक कार्यों को करने की बात कही गई कि हम सामाजिक बने। और अंत के 25 सालों तक जो बात कही गई वो ये कि हम अब अपने अंतिम लीला में हम अपने श्रेष्ठता के जीवन को, चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उससे कनेक्ट होने का प्रयास करें। तो ये जो 100 सालों की कल्पना की गई, इसमें दवा कहीं नहीं है। इसमें सीधी तौर पे बात कहेगी कि हम ऐसे जीवन शैली को अपनाएं जिससे हम स्वयं स्वस्थ रहें, बीमार हों ही ना, हम शतायु हों, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जिएं और इन चारों आश्रम का संपूर्णता के साथ पालन करें। इसलिए आयुर्वेद का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन ये स्टैंडर्ड हुआ, ये हमारी मान्यता हुई, परंपरा हुई कि हम ऐसा प्राप्त करें, लेकिन एक्चुअली में वैसा हो नहीं पाता है। इसलिए यह भी कोशिश किया गया कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो पाता है, बहुत तमाम तरह की समस्याएं आती हैं जीवन में, कहीं घाव फोड़े फुंसी, कोई वायरस इफेक्ट हो जाए, कहीं से हमें चोट लग जाए, हमें अन्य कोई समस्या, इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो जाए, बाहर से कोई समस्या आ जाए, जैसे इस समय कोविड-19 का प्रभाव चल रहा है, इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन चूंकि यह बाहर से आ गया है तो हम इससे कैसे उभरें, ठीक रहें। तो इसमें चिकित्सा पद्धतियों को डेवलप किया गया समय समय पे, उपयोगिता के आधार पे। तो आयुर्वेदिक औषधियों का उपाय किया गया। हम दूसरा बात करते हैं, ये तो आयुर्वेद हुआ, एक जो कि प्रमुख वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है, और इसे हमें, यह शुद्ध देसी भारत के द्वारा निर्मित या चिकित्सा पद्धति है। वेद में इसका संपूर्ण आयुर्वेद, जो कि एक वेद का एक पार्ट, उपवेद कहा गया है, इसमें इसको शामिल किया गया है। तो हमें इस ज्ञान को और बढ़ाना चाहिए, या आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वदेशी बनाने के लिए पर्याप्त है। तो हम इस क्षेत्र में काम करें और आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करें। न कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आयुर्वेद की चिकित्सा लें। आयुर्वेद के बहुत सारे सिद्धांत हैं
हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी हो, खान पान कैसा हो, वातावरण के अनुकूल हमें क्या करना चाहिए, यही आयुर्वेद है। और यदि हम इसका पालन करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होगा और हम बीमार होने से ही बचेंगे। जो दूसरी मुख्य चिकित्सा पद्धति के रूप में डेवलप हो सकती है आयुर्वेद के बाद, जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति वर्तमान में है, वह है होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, योग बहुत बड़ा वैकल्पिक चिकित्सा है, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, आहार चिकित्सा। इस समय सबसे ज़्यादा कार्य आहार चिकित्सा के ऊपर हो रहा है। जल चिकित्सा, ध्वनि म्यूजिक थेरेपी, फूलों से बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट, बहुत सारे लोग फूलों के ऊपर रिसर्च, फूलों अलग अलग फ्लावर खुशबू के आधार पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नए नए तरीके डेवलप कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं फ्लावर थेरेपी। पर्यटन जो है एक स्वयं में एक चिकित्सा है। आबो हवा, आयुर्वेद में भी एक बात कही जाती है कि यदि कोई भी ट्रीटमेंट उपचार आपके ऊपर कार्य नहीं कर रहा है तो आप अपनी आबो हवा को बदलिए, यानी कि आप कहीं बाहर ऐसे अनुकूल जगहों पे यात्रा करने जाइए, निकलिए, जो आपके वर्तमान परिवेश से थोड़ा सा भिन्न हो। तो इसी के सिद्धांत पे भारत में यात्राओं का, बड़ी बड़ी यात्राओं का कंसेप्ट लाया गया, जो कि स्वयं में एक चिकित्सा पद्धति है, यानी पर्यटन चिकित्सा हम इसे कह सकते हैं। उसी तरह से जल से चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, ये तमाम तरह की चिकित्सा पद्धतियां ऐसी हैं जो छोटी छोटी हैं लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत कारगर है। तो यदि हम इनका उपयोग करें, हम में से अधिकांश व्यक्ति, बहुत सारे, अब इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर विचार करें, ये वैकल्पिक क्यों हैं, क्यों नहीं यह मुख्य चिकित्सा पद्धति है? क्या हो सकता है? अगर हम इन सारी चीज़ों के ऊपर विचार करें तो हम पाएंगे कि सबसे पहले हर चीज़ का, हर चिकित्सा पद्धति का एक दायरा है, एक लिमिटेशन है और उसकी एक उपलब्धता है, लोगों के सोच विचार हैं, क्रियाकलाप हैं। जैसे यदि हम विचार करें आयुर्वेद का, तो वर्तमान में आयुर्वेद एक महंगा चिकित्सा पद्धति है। अगर चिकित्सा पद्धति के तौर पे बात करें तो अपेक्षाकृत महंगा है, सर्वसुलभ नहीं है। इसे हम घरेलू चिकित्सा पद्धति के रूप में उपयोग करें तो यह आसान हो सकता है, लेकिन उसके ज्ञान को हमें बढ़ाने होंगे, नए नित नए रिसर्च करने होंगे। अभी वर्तमान में आहार चिकित्सा पद्धति बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर रही है और इसमें नित नए रिसर्च किए जा रहे हैं, यानी कि हम भोजन से ही अपना ट्रीटमेंट कर लें, बीमार ही न हो। काफ़ी लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अब हर चिकित्सा पद्धति के साथ समस्याएं ये होंगी कि हर वस्तु हर जगह उपलब्ध नहीं है, यदि उपलब्ध है भी तो यह लोगों के जानकारी में नहीं है, उसकी खूबियों के बारे में हम नहीं जानते हैं या हम उसकी खामियों के भी बारे में नहीं जानते हैं। यदि हम मान लीजिए अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं, एक सिंपल सा चीज़, मैंने अपने जीवन में इसे अनुभव किया है कि यदि आपको एलर्जी है किसी चीज़ से और आप वही कार्य कर रहे हैं, वो आपको मन को पसंद है, भाता है, या आपको जानकारी नहीं है कि हमें इस वजह से एलर्जी है, आप उसका लगातार उपयोग कर रहे हैं, तो एलर्जी कभी ठीक नहीं हो पाती। यदि किसी को खांसी की समस्या है, कोल्ड कफ है या बलगम के साथ खांसी आती है, और मैंने इसे अपने जीवन में अनुभव किया है कि आप दूध का सेवन कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दही का सेवन कर रहे हैं, तो इतनी आसानी से वो ठीक नहीं होने वाली है और वो लगभग हमेशा चलने वाली चीज़ है। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि आप अपने प्रकृति को समझें कि हमारा प्रकृति, शरीर का, मन का प्रकृति कैसा है, हमारे आसपास में कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हो रही है, और उस अनुसार हमें अपने क्रियाकलाप को चेंज करना चाहिए, परिवर्तित करना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। तो यदि हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, जैसे जल चिकित्सा, स्नान करना मात्र स्नान नहीं है, यह कोई हमारा दैनिक क्रियाकलाप नहीं है, बल्कि यह एक ट्रीटमेंट है। कैसा ट्रीटमेंट? जब हम स्नान करते हैं तो हमारा स्किन
सबसे पहले जो स्किन के ऊपर बहुत सारी गंदगियां इकट्ठी हो गई है वह क्लीन होती है, उसके रगड़ रगड़ के साफ करना है। दूसरा, यह हमारे शरीर को ठंडक देता है। तीसरा, यह रोम छिद्रों के माध्यम से जल हमारे शरीर में प्रवेश करता है। जल हमारा पंच महाभूतों में से एक है और उसकी कमी यदि शरीर में हो जाए तो यह हमें वो पूरा करता है। उसी तरह से हमारी परंपराओं में उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। पर्व त्योहार में हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। उपवास एक बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है, ट्रीटमेंट का प्रकार है, और यह विशेष मौसम में विशेष प्रकार से लिया जाता है या लिया जाना करना चाहिए। उपवास के एक तरीके हैं, जैसे यदि किसी को बहुत ज़्यादा कब्जियत की समस्या हो रही है, आपने बहुत ज़्यादा अनडाइजेस्टेबल भोजन कर लिया है, आपने गंभीर खाना खा लिया है, तो आप व्रत करें एक टाइम का, एक समय का, अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार, मौसम के अनुकूल। उसी व्रत बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है जो कि हमारे जीवन में पर्व त्योहार में शामिल किया गया है। मिट्टी चिकित्सा, इन सारी चीज़ों को लेकर के जितने पंच महाभूत हैं, पंच तत्व हैं जिससे हमारा शरीर निर्मित हुआ है, वो सारे की सारी एक एक ट्रीटमेंट का फॉर्म है, और इन सब को कंबाइंड करके बनाया गया प्राकृतिक चिकित्सा, यानी प्रकृति के रूप में जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो प्रकृति में उपलब्ध है, उसका हम डायरेक्टली ट्रीटमेंट के तौर पे उपयोग करें। जैसे कि जल का, नदियों के जल का, झरने के जल का, कुएं के तालाब का जल से, स्टीम बाथ, बहुत ज़्यादा लोग स्टीम बाथ लेते हैं। गुनगुने जल का उपयोग करना, ठंडे जल, किसी समस्या में ठंडा जल लाभकारी होगा, किसी समस्या में गर्म जल, गुनगुना जल लाभकारी होगा। तो उसके स्वरूप को रेत का उपयोग, मिट्टी का उपयोग, महात्मा गांधी बापू मिट्टी के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए और उन्हें वर्तमान नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में मिट्टी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया, मिट्टी से ट्रीटमेंट लिया, बुखार का, दस्त का, जॉइंट्स पेन का, अनिद्रा का, तनाव का, इन सारी चीज़ों का। आप सिंपल देखें, अभी हम लोगों ने एक दिन चर्चा किया था हर्बल बाथ का। आप मिट्टी से, विशेष तौर से मुल्तानी मिट्टी से अपने शरीर में लेप करें तो यह भी एक ट्रीटमेंट की पद्धति है। किसी का सिर दर्द हो रहा है, किसी को बुखार की समस्या है, तो अच्छी मिट्टी की पट्टी बना करके उसका एक ट्रीटमेंट का एक तरीका है। आप अपने माथे पे, सिर पे या शरीर के अन्य किसी हिस्से में देर तक रखते हैं, तब तक जब तक वह गर्म ना हो जाए, जब तक उसमें ठंडापन है तब तक, और ये बार बार चेंज करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है। उसी तरह से कुछ कुछ क्षेत्रों में म्यूजिक थेरेपी के ऊपर कार्य चल रहा है। एक्यूप्रेशर एक बहुत ही आसान, इसे हम ड्रगलेस थेरेपी भी कहते हैं। इसमें से कुछ ड्रगलेस थेरेपी है। अब वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां कुल मिलाकर के दो तरह की है, जिसे एक को कहते हैं पूरक चिकित्सा पद्धति या ड्रगलेस थेरेपी कहते हैं, और एक को सामान्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति कहते हैं। हम इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लें हम लोग। पूरक चिकित्सा पद्धति यानी कि कुछ पद्धतियां ऐसी हैं जिसके मूल सिद्धांत एक जैसे हैं, तरीका अलग अलग है, तो वह है उसको हम पूरक या कम्प्लीमेंटरी थेरेपी कहते हैं। जैसे कि योग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, प्राणिक हीलिंग, जैसे कि हम कह सकते हैं नेचुरोपैथी, जैसे हम फिजियोथेरेपी कहते हैं, कह सकते हैं कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, रेकी कहा गया है कहीं ना कहीं। ये सारी चिकित्सा पद्धतियां ऐसी हैं जिसका मुख्य सिद्धांत एक ही है और ट्रीटमेंट करने के तरीके अलग अलग हैं। और इनके मुख्य सिद्धांत है कि यदि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन किसी जगह पे अनकंट्रोल्ड है, कम या ज़्यादा है, तो हमारे शरीर में समस्याएं उत्पन्न होगी। यानी ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में एक समान नहीं है तो समस्याएं होंगी। और यदि हम ऊर्जा का प्रवाह को एक समान कर लें, एक फॉर्म में कर लें, तो वो समस्याएं दूर हो जाएगी। करने का तरीका अलग अलग है। हम किसी एक तरीके से करेंगे तो वह फिजियोथेरेपी हो सकता है, दूसरे तरीके से करेंगे तो वह योग हो सकता है,
तीसरे तरीके से करेंगे तो यह एक्यूप्रेशर हो सकता है, एक्यूपंक्चर हो सकता है, मैग्नेट थेरेपी हो सकता है, कलर थेरेपी हो सकता है, एक्सिड थेरेपी भी आया है प्रचलित, जो कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कलर, मैग्नेट के अंतर्गत ही रखा जाता है। यानी प्रकृति ने जो विभिन्न तरह के अनाज बनाए हैं, पौधे बनाए हैं, और उसका जो बीज है उससे हम उपयोग करते हैं शरीर के ऊपर लगा करके, और उससे हम ऊर्जा को, जहाँ पे ऊर्जा बढ़ गया है उसे कम करते हैं, ऊर्जा का लेवल जहाँ घट गया है वहाँ पे बढ़ाते हैं। उसी तरीके से नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में क्या होता है कि प्रकृति ने जो संसाधन हमें उपलब्ध कराए हैं, जो हमारे शरीर में पंच महाभूत है, यदि उसकी कहीं कमी हो जाए या किसी की अधिकता हो जाए तो इनके माध्यम से हम अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। उसी तरह से है सन थेरेपी, सूर्य के बात, सन बात से हम लोगों ने देखा है, हम अक्सर महसूस करते हैं, जानते समझते हैं, जो फॉरेनर लोग होते हैं वो काफ़ी कम कपड़े में बीच के किनारे, समुद्र तटों के ऊपर लेटे रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो जहाँ पे सूर्य का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, उनके शरीर में ऊर्जा की, सूर्य की ऊर्जा की कमी रहती है। यदि चूंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सूर्य है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही है इस समय, इसलिए हम इस कमी को महसूस नहीं कर पाते हैं और वो चीज़ें, हम वो क्रियाकलाप नहीं ले पाते हैं और हमें यह अटपटा लगता है। लेकिन वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से। हम में से अधिकांश लोग भी, बहुत सारे लोगों को जो कि स्पाइनल प्रॉब्लम है, कमर, लोअर बैक पेन है, शरीर के अन्य किसी हिस्से में दर्द रहता है, जॉइंट्स पेन रहता है, तो वो प्रातः काल में, सुबह में धूप लें, शरीर में धूप लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि धूप लेंगे आप तो अपने आप वो चिकित्सा के रूप में काम करेगा। एक शन बहुत बड़ा चिकित्सा पद्धति है, हम इसे नेचुरोपैथी में रख सकते हैं। शनबाद के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, अभ्यास किया जा रहा है। योग में सूर्य नमस्कार का भी कंसेप्ट यही है कि जो ऊर्जा सूर्य में है वही ऊर्जा हम आर्टिफिशियली स्वयं के द्वारा अपने शरीर में डेवलप करें, क्योंकि सूर्य हमेशा हमें प्राप्त नहीं होंगे, हर जगह एक समान रूप से नहीं मिलेंगे, लेकिन हम अपने शरीर में वो एनर्जी पैदा कर सकते हैं अपने आप, अपने सुविधा के अनुसार से, और अपने ज़रूरतों के अनुसार हम उसे अपने शरीर में डेवलप कर सकते हैं। तो योग भी यही काम कर रहा है। नेचुरोपैथी के माध्यम से हम वही कार्य करते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से हम वो कार्य कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। ध्वनि चिकित्सा, इस समय म्यूजिक थेरेपी के ऊपर, फ्लावर थेरेपी के ऊपर काफ़ी कार्य हो रहे हैं विभिन्न जगहों पे, विभिन्न लोगों के द्वारा। नए नए नाड़ी स्वर परीक्षण एक बहुत बड़ा चिकित्सा पद्धति है जिसके ऊपर कार्य हो रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि अतीत में यह बहुत ज़्यादा उपयोगी था, वर्तमान में थोड़ा कम हो गया है और फिर से इसे डेवलप किया जा रहा है। अब यहाँ पे इन चिकित्सा पद्धतियों के जो क्रियाकलाप हैं, कार्य क्षेत्र हैं, ये थोड़े से कम विकसित हैं। उसके मुख्य रूप से कारण ये है कि हमने उपचार करने से पहले जो लक्षण को प्राप्त करने का जो टेक्निक उपलब्ध किया है, डेवलप किया है, वह एलोपैथी में ज़्यादा डेवलप हुआ है। जैसे एलोपैथी की जो टेक्निक है वो मुख्य रूप से परीक्षण के आधार पे है और हमने उसे परीक्षण के रूप में ज़्यादा डेवलप किया है, या वर्तमान साइंस ने परीक्षण को, एनालिसिस को ज़्यादा डेवलप किया है, इसलिए एलोपैथी चिकित्सा पद्धति ज़्यादा प्रचलित हो रही है। अभी योग में हमने वो टेक्निक डेवलप नहीं की। हम कैसे जान जाएं कि आप में ये प्रॉब्लम है? अगर बाय द लोअर बैक पेन में किस L4, L5, L3 कहाँ पे प्रॉब्लम है, या सर्वाइकल के किस वर्टिब्रा कॉलम में प्रॉब्लम है, वर्तमान में योग थेरेपी तो सबसे कारगर है इनके लिए, लेकिन इसका एनालिसिस का टेक्निक डेवलप अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए जब से यह डेवलप हो रहा है या वर्तमान में किया जा रहा है तो इसका विकास हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब थेरेपी के ऊपर लगातार कार्य कर रहे हैं और उनके टेक्निक, एनालिसिस टेक्निक को डेवलप करने का कार्य कर रहे हैं।
हम सबका भी योगदान है कि इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के ऊपर कार्य करें। और ये जो छोटी छोटी, भले ही छोटी चिकित्सा पद्धति हैं, लेकिन यह बहुत लाभकारी है और बहुत ही क्रियाशील है, इफेक्टेड है। वर्तमान में मैं कुछ समय से और हमारे कुछ लोग, मैं कुछ लोगों के साथ मिल करके हम लोग एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसे सिद्धांत के ऊपर कार्य कर रहे हैं, वो दिख नहीं रहा है, कुछ समय में दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। हम लोग जल्दी प्रयास में हैं कि ये जितनी ही वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, उसमें से अधिकांश चिकित्सा पद्धतियों को एक मंच पे लाया जाए। अब ये बहुत बड़ी समस्या ये है कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति बहुत काम की है, बहुत कारगर है, बहुत लाभकारी है, सस्ता है, इफेक्टिव है, और हम में से अधिकांश लोग इसका उपयोग करते हैं, जानते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इसका एक दायरा है, लिमिटेशन है। हम ऐसा विचार करें कि एक ट्रीटमेंट थेरेपी 10% काम करता है, दूसरा थेरेपी 10%, तीसरा 10%, चौथा 10%, इस तरह से काम कर रहा है। यदि तो इन सभी को हम कंबाइंड कर दें तो कुल मिलाकर के हम ड्रगलेस थेरेपी को डेवलप कर लेंगे, बिना दवा का उपचार। तो उसके साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे या न्यूनतम होंगे, हमारे खर्च बच जाएंगे, सुविधाएं बच जाएगी। यानी हम लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वर्तमान में। ऐसा एक स्थान, ऐसा जगह, ऐसा एक पद्धति को डेवलप करने के ऊपर कार्य किया जा रहा है कि एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे विभिन्न विशेषज्ञ, विभिन्न वैकल्पिक चिकित्सा के विशेषज्ञ एक जगह उपस्थित हों, और किसी को यदि कोई समस्या है तो किस थेरेपी से ये ज़्यादा लाभकारी हो जाएगा, इसकी उसको वो थेरेपी दिया जाए। और ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। निकट भविष्य में जल्द ही ये चीज़ दिखाई देने लगेगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी इसे सुने, समझें, जिन जिन लोगों तक यह प्रचार, मैं तो सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि आप जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, काफ़ी लोग कनेक्ट हो रहे हैं, मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आप सबका अब यह दायित्व है कि यदि आपको यह ठीक लगता है तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, आप उपयोग करें इसका अपने जीवन में। और आपके पास यदि कोई ट्रीटमेंट की पद्धति है जो आप जानते हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी मामले में विशेषज्ञ होता है, आप अपनी विशेषज्ञता को समझें, आप अपने अनुभव को जानें, उसे नोट करें, शेयर करें, प्रचारित प्रसारित करें। और हमारा प्रयास ये है कि एक ऐसा स्थान, जगह का निर्माण किया जाए, एक ऐसा मंच बनाया जाए जिस मंच के ऊपर ये विभिन्न वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञ एक जगह पे उपस्थित हों, एक साथ आएँ। वो भले ही सप्ताह में एक दिन हो, 2 घंटे के लिए हो, भले ही या 2-4 लोगों के साथ यह शुरू किया जाए और अपने अपने अनुभव शेयर किया जाए। और विशेष तौर से जिन लोगों को समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर वैकल्पिक चिकित्सा के माध्यम से ट्रीटमेंट लिया जाए। जैसे यदि विचार किया जाए कि यदि किसी को सर दर्द हो रहा है तो हमारे पास एक बहुत आसान सा उपाय है कि हम हॉस्पिटल गए, दवा लिए, खाए, ठीक हो गए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि यह ठीक नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। बहुत जगह ऐसा भी हो सकता है कि हमारे आसपास दवा उपलब्ध नहीं है या हम जाने की उपस्थिति में नहीं हैं। तो क्या किया जाए? तो बहुत तरह के उपाय हैं। कुछ को सीखने के तरीके आवश्यकता है, या हम चाहते हैं, हमें जानकारी है कि ये जो हम दवा लेंगे सर दर्द का, पेन किलर जो हम लेंगे, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। या हमारे लीवर को डैमेज करेगा, या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को, किडनी को फेल्योर करेगा, हार्ट में प्रॉब्लम करेगा, हमारे बीपी को बढ़ाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता है कि ये हमें समस्या क्रिएट करेगी। हम नहीं चाहते हैं ऐसा करना, लेना, लेकिन हमारी मजबूरी है तो हम थक हार के उसी के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता महसूस होती है। एक्यूप्रेशर का, एक्यूपंक्चर का, योगाभ्यास का, योग का। हम जो प्राणायाम करते हैं वह एक तरह का वायु का ट्रीटमेंट है, वायु के द्वारा ट्रीटमेंट है। हम जो शारीरिक अभ्यास करते हैं वह हमारा ऊर्जा, एनर्जी हम पैदा करते हैं, वो एक ट्रीटमेंट है। तो इन सारे ट्रीटमेंट को एक जगह पे लाने का प्रयास किया जाए, हम कर रहे हैं। आप इसमें सहयोग चाहें तो कर सकते हैं, आप सबका स्वागत है। इस माध्यम से जितने भी हमारे विशेषज्ञ हैं, मैं सभी विशेषज्ञों से यह आग्रह करूंगा
कर रहा हूँ कि एक ऐसा मंच का निर्माण किया जाए, एक ऐसे कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर। अभी भारत सरकार का आयुष मंत्रालय आयुष वेलनेस सेंटर के ऊपर बहुत कार्य कर रही है, और इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के डेवलप करने के लिए ही आयुष मंत्रालय का निर्माण किया गया है। और वो भी वही कार्य कर रही है, बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे कार्य कर रही है। थोड़े सीमित दायरे में कर रही है या बड़े दायरे में कर रही है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। हमारा यह उपयोगिता, हमारा यह कार्य है कि हम अपने नैतिक जिम्मेदारियों को समझते हुए इस कार्य में सहयोग करें। और यदि आपको लगता है तो आप इसमें सहयोग करें। एक ऐसे मंच का निर्माण किया जाए जहां पे विभिन्न विशेषज्ञ एक जगह उपस्थित हों, या अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या से ग्रस्त है, पेशेंट है, वो पेशेंट आए और अब एक डॉक्टर उसे न देखें, एक विशेषज्ञ उससे न देखें, 10 विशेषज्ञ 10 अपने अलग अलग थेरेपी के माध्यम से उसके ऊपर विचार करें कि इनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट सरल है, सहज है, आसान है। जैसे हम विचार करते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा समस्या हमारे समाज में इस समय कोविड-19 का है। वर्तमान में पूरे विश्व में कोविड-19 का प्रभाव है। कोरोना जो बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के आया है, और सभी का यही कहना है कि वर्तमान इसका कोई इलाज परमानेंट नहीं है, तब तक नहीं है जब तक हम इसके लिए टीके का, वैक्सीन का निर्माण नहीं कर लेते हैं। तो क्या हम इंतज़ार करते रहें? आयुष मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी किया कि आप आयुष काढ़ा पिएं, योगाभ्यास करें, आधे घंटे तक सूर्य में धूप लें यानी सन चिकित्सा लें, गुनगुना जल लें यानी नेचुरोपैथी का उपयोग करें, डेली प्राणायाम करें, मन को खुश रखें, डरे नहीं, सेफ्टी अपनाएं यानी जितने PPEs हैं यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसका उपयोग करें। ये सारी की सारी अगर हम विचार करें तो ये अलग अलग वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं। और यदि ये सारी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को एक जगह, जैसे कि हम आहार लें, आहार चिकित्सा पद्धति की बात कही जा रही है कि हम खट्टे फलों का सेवन करें, शरीर में विटामिन C की उपयोगिता को बढ़ाएं ताकि हमारा इम्यूनिटी बढ़े। तो ये सारी अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां हैं, ट्रीटमेंट थेरेपी है, और इन सारी थेरेपियों को एक जगह, एक स्थान पे ला दिया जाए तो ये बहुत बड़ा कार्य होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मैं इस कार्य में लगा हुआ हूँ, आप सबका सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। यदि आपको लगता है कि नहीं ये बात सही है, ऐसा होना चाहिए, तो हमारे पास एक मंच है, हम मंच का डेवलप कर सकते हैं। और विभिन्न विशेषज्ञ जो भी जिस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, जो वैकल्पिक चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं, जो अन्य थेरेपियों के जानकार हैं, छोटे छोटे ट्रीटमेंट, जैसे बहुत सारे लोगों को मूंछ लग जाती है, पैर में दर्द हो एक ऐसा देखा जाता है कि हमारा डाइजेशन गड़बड़ हो गया है, हम ऐसा विचार करते हैं, मानते हैं, देखते हैं कि खाना पच नहीं रहा है, दस्त हो गया है, दवा लेते लेते थक गए, परेशान हो गए, ठीक नहीं हुआ। पता चलता है कि एक पुराने किसी व्यक्ति से, बुजुर्ग व्यक्ति से बात किए, उनका कहना है कि वो तुम्हारा नेवल जो है, नाभि जो है डिस्टर्ब हो गया है, आओ उसको हम ठीक कर देते हैं। और किसी पॉइंट पे दबाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, वो सही हो जाता है और हमारी दवाएं वहाँ पे फेल हो जाती है। तो यह भी एक ट्रीटमेंट की पद्धति है। और ऐसे लोगों के का जो हुनर है, जो ज्ञान है, इन सारे चीज़ों को एक जगह पे उपस्थित करने की आवश्यकता है। अब विचार करें कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति बीमार है, किसी को गंभीर बीमारी है, और हमारे एलोपैथी सिस्टम में सिर्फ उसका एक ही उपाय है कि हम दवा के माध्यम से उसे ठीक करें। हो सकता है यदि कोई व्यक्ति बीमार हो, उसकी इम्यूनिटी इतनी डैमेज हो, कमज़ोर हो कि दवा उसके ऊपर साइड इफ़ेक्ट करे, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये जो अन्य ड्रगलेस थेरेपियाँ हैं, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, हम उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में, वर्तमान में या पूरे विश्व में हम कह सकते हैं, मैक्सिमम लोग भोजन की कमी के वजह से बीमार हो रहे हैं, यानी पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है, पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। तो यदि हम उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएं तो यही बहुत बड़ा कार्य होगा और वो स्वयं ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो फूड पॉइजनिंग के वजह से बीमार हो रहे हैं, यानी
ज़्यादा खाना खाने से या दूषित भोजन करने से बीमार हो रहे हैं। गर्मी के समय में सबसे ज़्यादा कॉलरा की शिकायत आती है, फूड पॉइजनिंग की शिकायत आती है दूषित भोजन करने से। तो ऐसे स्थानों पे सिर्फ यह बताने की आवश्यकता है कि आपको ऐसा भोजन लेना चाहिए, ऐसा भोजन नहीं लेना चाहिए, और हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम वैसा ही भोजन करें जो सुपाच्य हो, सरल हो, ताज़ा हो, आसान हो। ऐसा यदि हम भोजन, तो यही आहार चिकित्सा है। तो यही अगर कोई व्यक्ति आहार चिकित्सा का विशेषज्ञ है तो हम ऐसे व्यक्ति को उस मंच पे ला सकते हैं और वो बताए कि आप, जैसे कोई बीमार है तो सबसे पहले हम उसकी दिनचर्या को जानेंगे कि आपकी दिनचर्या क्या है, आपका बॉडी वेट कैसा है, आपका अन्य फिजिकल हम कंडीशन कैसे हैं जान सकें, लक्षण क्या क्या हैं। तो इन माध्यमों से आप में कौन सा पद्धति कारगर होगा या किस चीज़ की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति हम न अपनाएं, जरूर अपनाएं, लेकिन वो आखिरी में हो। प्रारंभ में शुरुआत, यदि किसी का जॉइंट्स पेन है, बाय द वे आपके कलाई में मोच आ गई है या कोई समस्या है, अभी यूरिक एसिड बढ़ रहा है और यूरिक एसिड बढ़ने के वजह से बहुत सारे लोगों के जॉइंट्स मूव नहीं कर रहे हैं, तो यदि हम हल्का सा मूवमेंट करें, माइक्रो एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरेपी करें, तो ये समस्याएं 20% से लेकर के 30, 40, 50% तक सही हो सकती है। इसके आगे दूसरा, कुछ अन ट्रीटमेंट करें, कुछ घरेलू उपचार करें, जल चिकित्सा करें, मैग्नेट थेरेपी कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा इलाज पद्धति है, मैं भी इसमें सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। बड़े बड़े विशेषज्ञ तैयार हो रहे हैं इस क्षेत्र में। आहार चिकित्सा पद्धति, उसी तरह से प्राणिक हीलिंग एक टेक्निक है जो कि ड्रगलेस थेरेपी है। आपको कुछ नहीं करना है, दूसरे व्यक्ति ही आपकी हीलिंग कर लेते हैं, यानी आपकी ऊर्जा के लेवल को बढ़ा देते हैं, और आपके किसी जगह पे एनर्जी लेवल बढ़ गया है तो उसे कम कर देते हैं। योग में भी यही किया जाता है, प्राणायाम के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से। प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी में यही अभ्यास किया जाए, म्यूजिक थेरेपी के माध्यम से, फ्लावर थेरेपी, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि उपवास के माध्यम से ये कार्य किए जाते हैं। तो ये विभिन्न माध्यमों को, विभिन्न विशेषज्ञों को एक स्थान पे ला करके ट्रीटमेंट के नए नए तरीके डेवलप किए जाएं और वो तरीका अपनाया जाए जो आपके लिए आवश्यक है, आसान है, सुलभ है, जो हो सकता है, जो आपके आसपास में है। तो हम ऐसे एक मंच का निर्माण कर सकते हैं, करना चाहिए, और हम इस दिशा में प्रयासरत रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग मिलजुल करके, बहुत सारे लोगों का ऐसा सपना है कि ऐसे एक मंच का निर्माण किया जाए, इंस्टीट्यूट का, संस्थान का, हॉस्पिटल का, वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जाए। जैसे कि कोई व्यक्ति, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते तो हैं कि योग, जानते तो हैं कि योग बहुत अच्छा ट्रीटमेंट पद्धति है, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है जो योगाभ्यास कर सकें या कठिन अभ्यास कर सकें, या जो आलस्य के वजह से या अन्य वजहों से नहीं कर पाते हैं, तो उसकी जगह पे उनको अन्य ट्रीटमेंट दिया जाए, फिजियोथेरेपी दिया जाए, एक्यूप्रेशर से इलाज किया जाए, अन्य चीज़ों से इलाज किया जाए, जिससे जो चीज़ें संभव हो, आसान हो कर पाना, उसका यह उपयोग किया जाए। तो एक ऐसा मंच जिसकी आवश्यकता है, जिसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं, शीघ्र ही वो दिखाई दे सकता है। मैं इस दिशा में प्रयासरत रहूं, और ऐसे मैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में ऐसे जो भी लोग हैं हमारे समाज में, वाराणसी में, आसपास में, मैं तमाम विशेषज्ञों से यह इस माध्यम से आज ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोग एक मंच का निर्माण करें। जो हमसे इस क्षेत्र में अनुभवी लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो नए लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम सभी लोग मिलजुल करके एक ऐसा मंच का निर्माण करें, ऐसी एक संस्था का निर्माण करें, ऐसा एक स्थान का निर्माण करें जहां पे हफ्ते में एक दिन सही मैं विभिन्न विशेषज्ञों से, जो कि सैलरी पे काम करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं, जिनका निजी क्लिनिक है, वो हफ्ते में एक दिन समाज के लिए, बेहतर के लिए लगभग मुफ्त में कार्य करें, ताकि इस ट्रीटमेंट को, इस व्यवस्था को बढ़ाया जा सके, और कम से कम एक जगह से शुरुआत हो, बाद में अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग तिथि में, अलग अलग समय में, अलग अलग लोग, अलग अलग विशेषज्ञ एकत्रित हों, और वहाँ पे मिनिमम कॉस्ट पे, लागत पे लोगों के ट्रीटमेंट दिए जाएं, सलाह दिए जाएं। मनोचिकित्सक की विशेष भूमिका इसमें होती है। बहुत सारी समस्याएं तो सिर्फ मन का वहम है, अन्यथा अनावश्यक क्रियाकलाप है। जैसे
डॉक्टर कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं कि आपको ये कार्य नहीं करना है, लेकिन आप मानते नहीं हैं, वही कार्य करेंगे तो समस्याएं आएंगी ही आएंगी। शरीर की अधिकांश समस्याएं मन की समस्याएं हैं, मन की वजह से वो समस्या उत्पन्न होती है। जैसे आपको ये आहार नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो हम लेंगे ही लेंगे, उसके बिना नहीं जी सकते। जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड में ही यह देखा गया है, या अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बाहरी भोजन नहीं मिल रहा है और वो बेचैन हैं। जीवन महत्वपूर्ण है सबसे पहले, और आपके पास जो चीज़ें उपलब्ध हो रही है, देश में तमाम ऐसे लोग हैं जिनको एक टाइम भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, सड़कों के ऊपर लगातार गतिमान हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो और ऐसे भी लोग हैं जो नए नए फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे नए नए डिश का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हालांकि वह उनका पर्सनल क्रियाकलाप है, लेकिन यह बहुत, जैसे कि यह लोगों में भोजन के प्रति ललायतपन को दर्शाता है, तो हमें इससे बचना चाहिए। हालांकि आपका पर्सनल बिहेवियर है, आप बिल्कुल अपना सकते हैं, मैं उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा। मेरा एक छोटा सा विचार ऐसा है कि हम ऐसे एक मंच का निर्माण कर सकते हैं, करना चाहिए, करें। आप सभी का स्वागत है। जहाँ पे जो कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या से ग्रस्त है और वो वहाँ पे जाए, तो वहाँ पे उसे योग का भी अभ्यास मिले, नेचुरोपैथी मिले, एक ही जगह पे एक्यूप्रेशर के वो ट्रीटमेंट ले सके। उसको कौन सा सूट करता है या उसे क्या पसंद है, वो आहार चिकित्सा ले, वो म्यूजिक थेरेपी ले, वो मेडिटेशन करे, अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का वो अभ्यास ले सके। बहुत तरह के अभी ऐसे यंत्र बनाए गए हैं जो आसानी से शरीर के वाइब्रेशन के माध्यम से, जो कि एक्यूप्रेशर में ही वो अंतर्गत आते हैं, हमारा हीलिंग करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट कर लेते हैं। और यह न सिर्फ शहरों में बल्कि ऐसे गांवों में भी इन चिकित्सा पद्धतियों की आवश्यकता है। अभी एक मान्यता यह है कि गांव के लोग बहुत मजबूत होते हैं, श्रम ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है, देखा है कि गांव में जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा है। यानी घुटना नहीं मुड़ रहा है, कलाई नहीं मुड़ रहा है, शरीर अकड़ गया है, फैलते जा रहे हैं, मोटापा बढ़ गया है, ओवरवेट होते जा रहे हैं। और एक और परंपरा डेवलप हो गई है कि हम बस दवा खाएं और ठीक हो जाएं। इसके भी एक दो रीजन है। हम क्रियाकलाप कम, एक्टिविटियों को कम कर रहे हैं। जैसे जैसे मशीनीकरण बढ़ रहा है, रिसर्च बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे शारीरिक क्रियाकलाप घटते जा रहे हैं। हम अनावश्यक रूप से भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे जो आवश्यक है उसे करना चाहिए, कीजिए ही। अनावश्यक रूप से बहुत सारे क्रियाकलाप जो है वो उसको बढ़ावा दिए जा रहा है, तो ये थोड़ा सा नुकसानदेह है। इसके वजह से समस्याएं उत्पन्न हो रही। हम चाहते हैं कि बस एक दवा खाएं और सही हो जाएं। दवा खाने से ठीक तो हो जा रहे हैं, लेकिन वह हमारे शरीर में कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न कर दे रही है, और वो एक चेन के रूप में, सर्किल के रूप में कार्य कर रहा है। एक समस्या उत्पन्न हुई हमारी एक थोड़ी सी लापरवाही से। बाय द वे, अभी ये गर्मी का मौसम है, आपने कुछ हैवी डाइट ले लिया, और हैवी डाइट आपने लिया, मन किया या उपलब्ध हो गया, आपने खाना खा लिया, या ऐसा भोजन किया जो कि दूषित हो गया था, फूड पॉइजनिंग हो गई। इसके वजह से आपको जानकारी नहीं है, आपने आहार ले लिया। अब इससे क्या होगा, फूड पॉइजनिंग हुई। बहुत सारे लोग उसे पचा लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पचा पाते हैं। तो अब क्या, दस्त होने लगे, आपके वोमिटिंग होने लगा, वीकनेस हो गया, बार बार हो गया, आप में आपके शरीर में पानी की मात्रा कमी हो गई, नमक की मात्रा कम हो गई। तो फिर हम दवा लिए या पानी चढ़ाने लगे। अब जो हम दवा लेंगे उसे कंट्रोल करने के लिए, वो हमारे लिए तत्काल तो लाभकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट भी कुछ ना कुछ पड़ता है। अगर वैसे ही हम बार बार लगातार ये अभ्यास करते जाएंगे तो हमारे शरीर में अन्य समस्याएं उत्पन्न होगी। फिर हम दूसरा दवा लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, फिर चौथा लेंगे, तो ये एक ट्रीटमेंट का चेन शुरू हो जाएगा। हमें इसे क्लोज करना है, इसे कहीं ना कहीं से कट करना है, इस सर्किल को। और हम इस सर्किल को कट करके हम ड्रगलेस थेरेपी के ऊपर काम कर सकते हैं। जहाँ तक ड्रगलेस थेरेपी काम करता है वहाँ तक ये कार्य करेंगे। जहाँ तक ये काम नहीं करता है, अगर किसी को बहुत इमरजेंसी है तो उन्हें हम बिल्कुल एलोपैथी दवा दें। फिर जैसे ही वो कंट्रोल हो जाए, वहाँ से हम होम्योपैथी पे आ जाएं, वहाँ से हम आयुर्वेद पे आ जाएं, वहाँ से हम फिजियोथेरेपी में आ जाएं, हम वहाँ पे आहार चिकित्सा पे आएँ, वहाँ से हम योगाभ्यास में आ जाएं, एक्यूप्रेशर में आए, एक्यूपंक्चर में आए, जो भी चीज़, यानी कि अप टू डाउन और डाउन टू अप, एक पूरा एक सर्किल बनाएं जहाँ पे
कि यदि हम नीचे से शुरू करें और आवश्यकता हो तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर की ओर जाएं, ऊपर यानी टॉप पे हम जो मुख्य चिकित्सा पद्धति है उसको रख रहे हैं, और डाउन पे यानी कि जो हमारी सबसे कम चर्चित चिकित्सा पद्धति है उसको रख रहे हैं। जिसको जिस जगह पे जितनी आवश्यकता है उसको वहाँ पे लाया जाए और धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर लाया जाए या नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाए, एक सर्किल को कंप्लीट किया जाए। इससे हमारे देश की बहुत ज़्यादा धन पैसा बच सकता है। इससे हमारे समाज में, जैसे कि हम विचार करें इस समय कि आयुर्वेद में जिन औषधियों का उपयोग किया जाता है वो काफ़ी महंगी पड़ रही है, दवाएं महंगी हो रही है। तो हमारा कृषि क्षेत्र एक ऐसा है कि हम आयुर्वेद से रिलेटेड औषधियों का निर्माण ज़्यादा करें, उत्पादन ज़्यादा करें, तो उसकी लागत कम हो जाएगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे घरेलू आसपास जो भी चीज़ें हैं हम उसका उपयोग ज़्यादा कर सकते हैं। उसको आसान भाषा में समझने और अपनाने की आवश्यकता है। सिर्फ दवा ही इलाज नहीं है, दवा हमारे किचन में उपलब्ध है, हमें जानने समझने और अपनाने की आवश्यकता है। इसके ऊपर बहुत सारे डॉक्टर बड़े रिसर्च दे रहे हैं और उसे हम अपनाने, जैसे कि मैं लगातार, एक डॉक्टर हैं विश्वरूप राय चौधरी, मैं नहीं कहूँगा कि वो 100% परफेक्ट हैं या आप उसे अपनाएं ही, लेकिन आहार के ऊपर जो उनका ट्रीटमेंट है वो ज़बरदस्त है, लाजवाब है। तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, आप उसको अपनाएं, देखें, समझें। वो चीज़ें यदि आपको उनके माध्यम से उपलब्ध नहीं हो रही है तो आप हमारे सहयोग से ले सकते हैं, अन्य लोगों के सहयोग से वो कार्य कर सकते हैं। और ऐसा ही हम मंच का निर्माण करना चाह रहे हैं और इसी की आवश्यकता है कि हम एक ऐसा स्थान बनाएं जिस पे हम अनावश्यक बहस नहीं कर सकते हैं, नहीं करें। हमारे पास अनावश्यक बहस करने के लिए बहुत सारा समय है। ऐसे ऐसे मुद्दों के ऊपर हम बात करते हैं जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, जिसका हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हम उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते हैं, कर नहीं रहे हैं, बात किए जा रहे हैं। तो हम एक ऐसा समय का निर्माण करें, एक ऐसा समय, एक ऐसे मंच का निर्माण करें जो हमसे रिलेटेड हो। हम वहाँ पे अपने अनुभव सुनाएं, हम वहाँ पे ट्रीटमेंट लें, अन्य लोगों के अनुभव से हम लाभ लें। एक ऐसा सर्किल का निर्माण हो कि इस समस्या में मैंने ये काम किया, मुझे ये समस्या हुई, मैंने ये चीज़ अपनाया और मुझे इसमें लाभ मिला। हो सकता है वो दूसरा भी अपनाए तो उन्हें वो लाभ मिले। तो हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति या दुनिया का हर व्यक्ति जो अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, रिसर्च कर रहा है, अनुभव कर रहा है, वो एक किसी न किसी मामले में विशेषज्ञ है। और ऐसे विशेषज्ञों को एक सोशल मीडिया का भी मंच बनाया जा सकता है और उससे ज़्यादा कारगर एक ऐसा मंच बनाया जाए, आसपास में बनाएं आप सबके सहयोग से, ताकि हम उसका उपयोग कर सकें, हम उसे अपने जीवन में अपना सकें। जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे क्रियाकलाप कम होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी व्यस्तताएं बढ़ती जाती हैं, हमारे विचार थोड़े से सीमित होती जाती है। तो यही सबसे परफेक्ट समय है, अभी से विचार करें। जो भी लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आप इससे जो साम्यता रख रहे हैं, मैं आप तमाम लोगों से, चाहे वो किसी भी भाषा के हों, किसी भी देश से हों, हमारे आसपास के हों, जो भी लोग हैं, ऐसे आप अपने जगह पे ऐसे एक मंच का निर्माण करें। हम जहाँ पे हैं हम वैसे जगह का निर्माण कर रहे हैं, निर्माण करना चाहते हैं कि सारी ड्रगलेस थेरेपी या कहें कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां एक मंच पे ले आई जाए और कम लागत में या मिनिमम कॉस्ट में बिल्कुल ही सहजता से, सरलता से वो ट्रीटमेंट किया जाए, उसे अपनाया जाए। अभी मोटापा लॉकडाउन में, इन 2 महीनों में, पिछले 2 महीनों में जब से लॉकडाउन हुआ है, धीरे धीरे अब क्रियाकलाप शुरू हो रहे हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों में हमारे अधिकांश मित्र ऐसा कह रहे हैं कि हमारा वजन बढ़ गया। क्या करें, आप तो जैसे के वैसे ही हैं। तो यदि आप भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अपने ऊपर काम करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, थोड़ा फिजिकल वर्क करेंगे, थोड़ा मेंटल वर्क करेंगे, अपने आहार के ऊपर ध्यान देंगे, अन्य चिकित्सा पद्धतियों का अपनाएंगे, तो आपका वेट कंट्रोल में रहेगा, मोटापा नियंत्रण में रहेगा, तनाव नहीं बढ़ेगा। अभी बहुत सारे लोगों को
कोरोना बीमारी, कोरोना वायरस ने प्रभावित नहीं किया है, नहीं अन्य, बल्कि उसके डर ने मैक्सिमम लोगों को प्रभावित किया है। और ये डर हम लोग पिछले दिनों चर्चा कर रहे थे इम्यूनिटी को बढ़ाने के ऊपर। तो डर सबसे बड़ा हमारे बीमारी का कारण है, मानसिक बीमारी का कारण है डर। तो डर को दूर करें, अपने अपने विशेषज्ञों से बात करें, इस मंच की उपयोगिता को समझें और इस डर को दूर करें, अलर्ट रहें, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करें, आयुष मिनिस्ट्री द्वारा बताए गए विभिन्न उपायों का पालन करें, विभिन्न विशेषज्ञों से सलाह लें जो कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अन्य सोशल मीडिया पे सभी लोग उपलब्ध हैं। तो इस माध्यम से हम समाज के लिए, देश हित में, राष्ट्र हित में बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। और यही वर्तमान की उपयोगिता है, उपलब्धता है। अभी जितने भी बहुत सारे लोग जो कि अनएम्प्लॉयड हुए हैं, इन परिस्थितियों से जो बाहर प्रवास छोड़ करके घर की ओर लौट रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा, कहिए कि एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है सरवाइव करने का। उनके लिए भोजन आहार उपलब्ध कराने का, उनके लिए चिकित्सा उपलब्ध कराने का, उनके लिए रोजगार डेवलप करने का। तो हम इस माध्यम से नए नए छोटे छोटे, हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे हुनर के कार्य डेवलप कर सकते हैं। छोटे छोटे हम सेमिनार आयोजित कर सकते हैं जिसके ऊपर विशेष तरह की चर्चाएं हो, स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है। और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ हम अपने स्वास्थ्य को डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बातें रह गई है कहने के लिए, ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी ध्यान भी नहीं आ रहा है। तो यदि आपको इस संबंध में और कुछ कहना है तो इस मंच के माध्यम से, हमारे इस लिंक के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, अभी मैं इस वीडियो को बाद में यूट्यूब पे डाल दूंगा जो कि व्योम वाराणसी के नाम से है हमारा यूट्यूब चैनल। मैं उससे इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा अपने फेसबुक पे। तो आप जिस माध्यम से हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आपको लगता है कि यह इस क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है, यह बहुत बढ़िया कार्य है, ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जाना चाहिए, तो आप सभी का स्वागत है। आप विशेषज्ञ हैं, आप विशेषज्ञ बने, आप अपने हुनर का उपयोग करें, समाज की भलाई में करें और अपने एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाएं। इस माध्यम से हम एक रोजगार के नए नए क्षेत्र को सृजित कर सकते हैं, उपलब्ध कर सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहना हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। और जो व्यक्ति जितना बड़ा है, आप देखे होंगे कि जो व्यक्ति जितना बड़ा है, जिसे हम बड़ा मानते हैं समाज में, वो अपने स्वास्थ्य के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान दे रहा है और वो ड्रगलेस थेरेपी पर काम कर रहा है, आहार चिकित्सा पे कार्य कर रहा है, वो वैकल्पिक चिकित्सा पे कार्य कर रहा है, वो दवाओं के ऊपर निर्भर कम है। दवाएं अच्छी बात है, वो इमरजेंसी के लिए है। तो आप भी इसका उपयोग करें, अपनी विशेषज्ञता का, हमारे अनुभव का, अन्य लोगों के विशेषज्ञता का अनुभव करें। और शीघ्र ही हम ऐसे मंच का निर्माण करेंगे आप सबके सहयोग से। जो लोग इस बात से सहमति रखते हैं, आपकी उपयोगिता, आपका सुझाव, आपका विश्वास, आपका सहयोग हमें इस कार्य को करने में मददगार साबित होगा। अगर आप ऐसा विचार कर रहे हैं तो हम उसमें हेल्प करने के लिए तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है। हमारे साथ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक टीम है, शिक्षा से जुड़ी हुई, एक्यूप्रेशर से जुड़ी हुई, योग से, आयुर्वेद से, अन्य चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ी हुई एक टीम है जो विभिन्न स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे है। उनके अलग अलग क्रियाकलाप है और इन सारे लोगों को एक मंच पे लाने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। तो हम अपनी बातों को अभी यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, रोकना चाहेंगे और हम आपके सुझावों का, प्रश्नों का स्वागत करेंगे। अन्य चीज़ें जो ध्यान में आएगा उसे हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।